हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम पहले फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री वाला याद रखना, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में एक्चुअली थर्ड लॉ को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल रहे हैं। फर्क है, तीन ही लॉ हैं। फिजिक्स की बातें अलग है, थर्मोडायनेमिक्स की, केमिस्ट्री की बातें अलग हैं। तो अब आज हम केमिस्ट्री का थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं। केमिस्ट्री के फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कर चुके हैं। ये केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स है, इस बात को याद रखना। दोनों थर्मोडायनेमिक्स को कंफ्यूज मत करना, दोनों सेम भी हैं अलग भी हैं, बट हम केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री का थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि किसी भी सब्सटेंस की जो कि सब्सटेंस परफेक्ट क्रिस्टल में मिलता है, या जो सब्सटेंस के पास परफेक्ट क्रिस्टल होगा, उसकी एंट्रोपी जीरो हो जाएगी। उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? जीरो। कब जीरो हो जाएगी? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। कब? जब टेम्परेचर होगा एब्सोल्यूट जीरो। सिंपल भाषा की बात करो तो बोलता है कि किसी की एंट्रोपी जीरो हो जाएगी। किसकी? एट, जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो होगा। और ये उसकी होगी जिसके पास परफेक्ट क्रिस्टल होंगे, जिसके पास परफेक्ट क्रिस्टल्स होंगे। अब इस बात को समझने के लिए तीन बातें समझनी जरूरी है। पहली बात, परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है। दूसरी बात, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। तीसरी बात, एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी मुझे लगता है हम पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में। मुझे लगता है कि सच में पढ़ चुके हैं। एंट्रोपी वहां समझा चुका हूं। रैंडमनेस, डिसऑर्डर क्या होता है, एंट्रोपी स्पॉन्टेनिटी के लिए पता करनी जरूरी थी। सारी बातें वहां पर कर चुके हैं। जितना रैंडम उतनी एंट्रोपी ज्यादा, जितना। और एंट्रोपी याद रखना, एंट्रोपी जो होती थी डिपेंड करती थी टेम्परेचर पर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एंट्रोपी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो एंट्रोपी के बारे में तो मैं समझता हूं कि तुम लोगों को सारी बातें पता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से समझने के लिए एक बात ये समझ लो, परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है। दूसरी बात ये समझ लो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। सही है। अब बात करते हैं परफेक्ट क्रिस्टल की। परफेक्ट क्रिस्टल क्या है, परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है। आपने देखा, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे। एटम्स के पास ना क्रिस्टल होता है। एटम्स के पास, एटम्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक परफेक्टली शेप में अलाइन होते हैं, परफेक्टली शेप में रख रखे होते हैं। उसको बोलते हैं लैटिस। अब ये जो लैटिस कैसे पड़ा है, मतलब एक एटम है, उसके क्रिस्टल्स पड़े हैं ऐसे क्यूबिक शेप में। मतलब उसके ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे पड़े हैं कि ये क्यूब के क्रिस्टल्स में। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स परफेक्टली अलाइंड हैं, जैसे ये क्रिस्टल्स में पड़े हैं, ये एक्चुअली एक क्यूबिक क्रिस्टल है, ये क्यूबिक लैटिस है, इसको क्रिस्टल बोलते हैं। अब आपके पास एक सॉलिड है, एक सॉलिड में बहुत सारे एटम होंगे, उसके पास बहुत सारे क्रिस्टल्स होंगे। अब सारे के सारे क्रिस्टल्स क्यूबिक हों, तो वो एक परफेक्ट क्रिस्टल होगा, वो एक परफेक्ट सॉलिड होगा। उसकी बात कर रहे हैं परफेक्ट क्रिस्टल। देखो, वैसे तो परफेक्ट क्रिस्टल मिलना बड़ी मुश्किल वाली बात है। एक और बात, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एब्सोल्यूट एंट्रोपी जीरो मिलती ही नहीं। मतलब एंट्रोपी जीरो एब्सोल्यूट जीरो पे होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो बनाना ही बड़ी मुश्किल बात है। दूसरी बात, पहली बात तो यह है कि परफेक्ट क्रिस्टल मुश्किल से मिलता है। हमारे पास कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस रह जाती है क्रिस्टल्स में, ज्यादातर क्रिस्टल्स में अटेन कर सकते हैं, बट नॉर्मली क्रिस्टल परफेक्ट नहीं होता। हम मान के चल रहे हैं परफेक्ट क्रिस्टल ही लेना है। पहली बात, परफेक्ट क्रिस्टल लेना है, ये बात है। परफेक्ट क्रिस्टल समझ गए, जिनके लैटिस बिल्कुल परफेक्ट होंगे, सारे के सारे क्यूबिक होंगे, सारे के सारे टेट्राहेड जो भी है उनकी शेप ऑक्टाहेड्रल होंगे, या ऑक्टाहेड्रल बोल रहा हूं, पेंटागोनल शेप के होंगे, हेक्सागोनल शेप, जैसा भी क्रिस्टल लैटिस हो सकता है वैसा होगा। सारे लैटिस वैसे के वैसे, सारे क्रिस्टल वैसे के वैसे होंगे। ये सर क्या बात कर रहे हो? सॉलिड स्टेट +2 में ज्यादा डिटेल में तुम्हें समझ में आएंगे लैटिस क्रिस्टल क्या होते हैं। ठीक है, इस बात को अभी के लिए भूल जाओ। इस बात को समझना ये था कि परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है। परफेक्ट क्रिस्टल तुम्हें समझ में आ गया क्या होता है। सही है। अब तुम्हें एक बात समझनी है कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। क्या समझना तुम्हें?
एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? देखो समझो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है कि आपके पास -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। क्या है ये? एब्सोल्यूट जीरो। ये इसी को मैं बोल सकता हूं जीरो केल्विन। इसको क्या बोल सकते हैं? जैसे यार देखो, 1 डिग्री सेल्सियस में क्या होता था? 273 केल्विन होते थे। तो 1 केल्विन में कितने होंगे? -273 केल्विन डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। तो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? जब आपके पास 0 केल्विन हो या -273.15 डिग्री सेल्सियस हो, या इसको फ़ारेनहाइट में बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली -469 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो, ये एब्सोल्यूट जीरो होता है। तो आप लोग परफेक्ट क्रिस्टल समझ चुके हो, एब्सोल्यूट जीरो समझ सकते हो, एंट्रोपी तो जीरो है ही। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता था कि जब जब किसी परफेक्ट क्रिस्टल का एब्सोल्यूट टेम्परेचर अटेन हो जाएगा, यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, तो उसकी एंट्रोपी जीरो अप्रोच कर जाएगी। अप्रोच कर जाएगी मतलब होती नहीं है। देखो पहली बात तो परफेक्ट क्रिस्टल नहीं मुश्किल से मिलता। दूसरी बात, ये टेम्परेचर ही नहीं अटेन होता। 0 केल्विन टेम्परेचर अर्थ पे तो नहीं अटेन होता, कहीं भी यूनिवर्स में अटेन ही नहीं हो रहा। मिनिमम टेम्परेचर जो यूनिवर्स में हमने देखा है वो एक कॉन्स्टलेशन में मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है उसका। कॉन्स्टलेशन कौन सी है? नेबुला। नेबुला सुना होगा आपने, क्या है? नेबुला में एक जगह है, कौन सी कॉन्स्टलेशन में, कौन सा नेबुला है, मैं नाम भूल गया नेबुला का। वहां पर जो टेम्परेचर अटेन या हमने टेम्परेचर नोटिस किया वो 1 केल्विन है। 0 केल्विन वहां भी नहीं है। तो 0 केल्विन ही अटेन नहीं कर सकते। तो ये बात लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब धरती पे यूनिवर्स में अटेन नहीं हो। ये तो सिर्फ एक हाइपोथेसिस है कि अगर ऐसा हो तो एंट्रोपी जीरो हो जाएगी। देखो एंट्रोपी जीरो नहीं हो पा रही, एंट्रोपी जीरो होती नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये टेम्परेचर अटेन ही नहीं हो रहा, परफेक्ट क्रिस्टल नहीं आ रहा। समझ रहे हो? देखो यार, ये हाइपोथेटिकल बात है, ये एब्सोल्यूट जीरो पॉसिबल ही नहीं है कहीं पर भी अटेन करना। मैं बता रहा हूँ इतना ही आप अटेन कर अभी तक देख पाए हो, -273.15 डिग्री सेल्सियस बहुत कम टेम्परेचर है, अटेन करना पॉसिबल नहीं। साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अटेन कर पाए, नहीं हो पा रहा। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से 5000 लाइट ईयर दूर एक जगह है, एक 5000 लाइट ईयर दूर एक जगह है, वहां पर टेम्परेचर हमने सबसे कम देखा जिसको बोलते हैं 1 केल्विन। हमें चाहिए 0 केल्विन। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इतनी दूर नहीं है बहुत ज्यादा ठंड में, यहां कहां होगा अटेन? तो ये हाइपोथेटिकल बात है, ये सारी बात हाइपोथेटिकल है। बट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है एंट्रोपी जीरो हो जाएगी अगर आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसी परफेक्ट क्रिस्टल का अटेन कर लो। समझ रहे? तो सर अभी तक हम जो एंट्रोपी की बात कर रहे थे वो क्या थी? अभी तक हम जो एंट्रोपी की बात करते हैं वो पर्टिकुलर कंडीशंस में करते हैं। जैसे जो एंट्रोपी स्पेसिफिक कंडीशंस में हो, जो एंट्रोपी स्पेसिफिक कंडीशंस में हो, गिवन कंडीशंस की बात करें, जो हम बात कर रहे थे किसी एंट्रोपी की, कोई एंट्रोपी निकाल रहे थे, वो स्पेसिफिक कंडीशंस में बात करें, अंडर गिवन कंडीशंस जो हमारे पास एंट्रोपी होती है, अंडर गिवन कंडीशंस। कौन सी गिवन कंडीशन? कि प्रेशर हो जाए 1 बार और टेम्परेचर हो जाए 273 केल्विन। टेम्परेचर कितना? 273 केल्विन 1। ये जो एंथैल्पी होती है, ये जो एंथैल्पी है डेल्टा, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एंथैल्पी, इसको बोलते हैं एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी। जो नॉर्मल कंडीशंस में इस टेम्परेचर इस प्रेशर पे हो उसको एब्सोल्यूट एंट्रोपी बोलते हैं, या इसको मोलर एंट्रोपी भी बोल रहे थे। इसको क्या बोल रहे थे? एब्सोल्यूट मोलर एंट्रोपी भी बोल रहे थे। ठीक है। अब ये मोलर एंट्रोपी या एब्सोल्यूट एंट्रोपी अलग अलग के लिए हम एलिमेंट्स के लिए पता कर सकते हैं। मेरे पास एक ग्राफ है, याद नहीं करना, सिर्फ देख लो। ये एब्सोल्यूट मोलर एंट्रोपी है जो मेजर की जाती है जूल पर केल्विन पर मोल में। 1 मोल की पर केल्विन पे पर जूल में कितनी है? तो ये देखो सॉलिड्स में अगर मैं बात करूं, सल्फर की 31.9 जूल पर केल्विन मोल है, कार्बन कितनी है, एल्यूमिनियम कितनी है, ये लिक्विड्स है, वाटर कितनी है, मरकरी कितनी है, ये आपका एसिटिक एसिड कितनी है, और इथाइल अल्कोहल कितनी है। ऐसे गैसेस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन और वगैरह वगैरह बहुत सारी गैसेस है। ऐसे उनकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी, ये क्या है? एब्सोल्यूट एंट्रोपी, ये मोलर एंट्रोपी, ये गिवन है, याद नहीं करनी। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं, एब्सोल्यूट एंट्रोपी देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा सॉलिड्स की एंट्रोपी कम है, लिक्विड्स की ज्यादा है, गैसेस की एंट्रोपी और ज्यादा है।
यानी जितनी एंट्रोपी ज्यादा उतनी रैंडमनेस ज्यादा होगी, उतनी रैंडमनेस ज्यादा। ये दिख भी रही है, गैसेस ज्यादा रैंडम है, सॉलिड इतना रैंडम नहीं होता, डिसऑर्डर में नहीं है, गैसेस ज्यादा डिसऑर्डर में है। तो मोलर एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी गैसेस की ज्यादा होगी, लिक्विड्स की और कम है, सॉलिड्स की और कम है। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी। अभी जो मैं बात कर रहा था वो एंट्रोपी थी एब्सोल्यूट जीरो पे, वो पुराने वाली, वो अलग एंट्रोपी है, वो हो नहीं पा रहा क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अटेन नहीं होता। तो होपफुली कुछ तो दिमाग में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गया होगा। हम मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।